हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेंशन रूल के बारे में। मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। आज ये तीसरा वीडियो है पेंशन रूल का। ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट करें। अगर हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज हम जो है एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो उस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्रीमेच्योर और वॉलंटियर रिटायरमेंट के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। यह है रूल नंबर 42। इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह है कि आपको जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसकी जब 30 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, 30 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो उसे रिटायर कर सकती है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, और उसे जो है 3 महीने का नोटिस पहले उसे दे दिया जाता है। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो उसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंट वो कर सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है। कब? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 30 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाए तब रिटायर कर सकती है, और 3 मंथ का नोटिस उसे देना होता है। ठीक है, उसके बाद में रूल 43 है। ये क्या है? ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस से खुद यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकता है। और इस रूल में था कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है। कौन सी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिटायरमेंट ले सकता है जब उसके 20 साल पूरे हो जाएं तब। ठीक है, तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। और इसको भी 3 मंथ का जो है नोटिस देना होगा। और ये अगर 3 मंथ का नोटिस वो विड्रॉ करना चाहता है, जैसे उसने अगर नोटिस दे दिया डिपार्टमेंट में और उसके बाद वो अगर विड्रॉ करना चाहता है तो नॉट लेस देन 15 डेज, मतलब 15 डेज से कम नहीं बचे हों। ठीक है, 15 डेज से ज़्यादा बचे हों 3 मंथ एक्सपायर होने में, उससे पहले वो जो है वो नोटिस जो है विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये एक ऑप्शन है, राइट नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहेगा तो ये ले ही लेगा। ये एक ऑप्शन है कि ये दे सकता है रिक्वेस्ट, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इसे अप्रूव जनरली करती है। ठीक है, ये किस पर अप्लाई नहीं है? साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो वर्क कर रहे होते हैं ITEC ऑफ MEA में। इसके अलावा एब्रॉड में या फिर कोई स्पेशल ड्यूटी पर जैसे कोई होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर मतलब BRS जिसे हम बोलते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट जो है नहीं ले सकते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। जो वॉलंटियर रिटायरमेंट मतलब खुद लेना चाहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, वो 20 साल की सर्विस होने के बाद ले सकता है। ठीक है, इसमें ये लागू किस पे नहीं, कौन कौन नहीं ले सकते, मैंने आपको बताया। साइंटिस्ट है या फिर जो ITEC MEA है, मतलब ये है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो होता है उसमें है, MEA में। इसके अलावा ये एब्रॉड कोई है या कोई स्पेशल ड्यूटी पर है तो उन पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। चैप्टर 6 से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 7 क्या कहता है? ये है रेगुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी और पेंशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। पेंशन क्या है? मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस चाहिए पेंशन के लिए। ठीक है, 9 ईयर 9 मंथ्स जो हैं 10 साल माने जाएंगे। ठीक है, 9 ईयर्स एंड 9 मंथ जो है 10 ईयर्स ही माने जाएंगे। और मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस चाहिए पेंशन पाने के लिए। और जो पेंशन होगी वो होगी 50% होगी इमोल्यूमेंट्स का या फिर एवरेज इमोल्यूमेंट्स का। ठीक है, और जब इसकी गणना की जाएगी पेंशन की कैलकुलेशन, तो जो फ्रैक्शन जो आएगा वो नेक्स्ट में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वो 10 ईयर्स से कम में भी मान लीजिए अगर वो मतलब नौकरी से मतलब उसे मतलब किसी भी प्रकार से वो नौकरी में नहीं रहता है तो उसे क्या होगा? तो एक तो उसे मिलेगी इनवैलिडेशन पेंशन, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था इनवैलिडेशन पेंशन क्या होती है। ठीक है, उन वीडियोज़ में मैंने आपको बता चुका हूँ, वो आपको पता होगा इनवैलिडेशन पेंशन क्या होती है। तो वही इनवैलिडेशन पेंशन जो उसे मिलेगी 10 ईयर्स से, मतलब जब वो केस बनेगा इनवैलिडेशन का तो नॉर्मली बात है, उसे उस केस में जो है 10 साल वाली ये जो रूल्स जो है ये मायने नहीं रखता, उसे ये वाली पेंशन दे दी जाएगी। ठीक है, अगर 10 ईयर्स से कम में रिटायर होता है, तो अगर कोई जनरल एम्प्लॉय जो है जो कि 10 ईयर्स से कम में ही रिटायर हो जाता है किसी भी कारण, तो ये सर्विस ग्रेच्युटी उसे मिलेगी, उस केस में पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, उस केस में क्या मिलती है? ओनली सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है, ये आपको याद रखना है। पेंशन के लिए 10 ईयर्स जरूरी है, 10 या साल से पहले पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, हालांकि इनवैलिडेशन पेंशन जो होती है ये ओनली जब एम्प्लॉय जो है या तो मेंटली या फिर फिजिकली किसी भी प्रकार से इनवैलिड हो जाता है तब ये इनवैलिड पेंशन दी जाती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है
आगे देखिएगा एडिशनल पेंशन क्या होती है। एडिशनल पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो भी पेंशनर होता है जब उसकी एज जो है 80 साल से ऊपर बट 85 लेस देन 85, ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से। इस पीडीएफ में लिखा हुआ एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये मैंने जो लेस देन लिखा है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लेस देन लिखा हुआ आता है, या सिर्फ 80 to 50 लिखा हुआ आता है, 80 मोर देन 50 85 लिखा हुआ आता है, इस तरीके से लिखे हुए आते हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, 80 से उसकी उम्र ज़्यादा है बट लेस देन 85 है तो उसको 20% जो है एडिशन पेंशन मिलेगी, बेसिक पेंशन का, जो भी बेसिक पेंशन है उसका 20% ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर उसकी एज जो है 85 से ज़्यादा है बट लेस देन 90 है तो उसको 30% जो है वो एडिशन पेंशन मिलेगी। ये बेसिक पेंशन का है, 30% 20% जो भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर उसकी उम्र जो है 90 प्लस हो जाती है बट लेस देन 95 है तो उसको 40% बेसिक पेंशन मिलेगी। और अगर उसकी एज 95 से लेस देन 100 हो जाती है तो 50% उसकी बेसिक पेंशन मतलब एडिशन में जो मतलब मिलेगी। और 100 से अगर उसकी जो उम्र है पेंशन की वो ऊपर चली जाती है और वो 100 से ऊपर चाहे फिर कितने भी हो, फिर उसके लिए जो है 100% ऑफ द बेसिक पेंशन का उसकी पेंशन में ऐड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशनल पेंशन है। मतलब अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए आप 1000 रुपये मिलते हैं और उसकी उम्र मान लीजिए 80 है, तो 80 से अगर उसकी उम्र बढ़ के मान लीजिए मतलब जैसे भी 81 हो गई, 80 से कुछ भी मतलब जैसे ही 81 हो गई या फिर 80 से थोड़ा और ऊपर हुआ, 80 साल 2 महीने इस तरीके से हो गई, तो उसकी अगर मान लीजिए 1000 रुपये पेंशन थी तो उसको 20% ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये मतलब 120% उसको पेंशन जो है दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1200 रुपये, 1200 रुपये उसको पेंशन मिलेगी 1000 की जगह। तो 20% जो है वो बेसिक पेंशन का मिलेगा। बेसिक पेंशन याद रखना है आपको, ठीक है, डीआर नहीं, बेसिक पेंशन मतलब उसका मैं यहाँ गणना कर रहा हूँ बेसिक पेंशन जो उसकी थी। इस पर ही क्या होता है डीआर परसेंट लगता है जो कि डीए के बराबर होता है बेसिक पेंशन पे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी होती है उसमें एक क्या होता है बेसिक होता है। ठीक है, उस बेसिक पर डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। उसी तरीके से जो पेंशन जो होती है वो होती है एक बेसिक पेंशन और उस पर डीआर दिया जाता है, डीएनएस रिलीफ। ठीक है, इसे हटाकर हम बात कर रहे हैं बेसिक पेंशन का 20% एडिशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है, ये जो है लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है ग्रेच्युटी का। और ये इसमें क्या है, ये क्वालिफाइंग सर्विस और एमेलुमेंट्स की आवश्यकता होती है इसे निकालने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है आप किस तरीके से किसकी एक एग्जांपल लेके समझेंगे कैसे निकालते हैं, और एमेलुमेंट्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा पेंशन वाले में। ठीक है, वो भी जो है उसमें जो भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी हम समझ लेंगे, उसमें सारा कंक्लूजन करके आपको समझा दूंगा ये। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है कि ग्रेच्युटी कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या ये समझिएगा। पहले एक होती है दोस्तों यहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, फिर एक सर्विस ग्रेच्युटी, एक रेजिडेंटी ग्रेच्युटी और एक होती है डेथ ग्रेच्युटी। ठीक है, इन सब के बारे में समझिएगा। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए आपको कब मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप जब बनते हैं या फिर कोई भी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कब दी जा सकती है, कम से कम उसकी सर्विस 5 साल तो चाहिए ही चाहिए। 5 साल होगी तो वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है और वो पेंशन के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है। बट उस केस में क्या होगा, क्या मतलब क्या फॉर्मूला होगा, तो आप देख सकते हैं 1/4 कितना 1/4 होगा किसका, एमेलुमेंट्स एंड एसएमपी। ठीक है, 6 मंथ पीरियड ये होता है। इसको जब मैं वहाँ पर कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ ग्रेच्युटी की, तब ये चीज़ समझाऊंगा 6 मंथ पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा 6 मंथ पीरियड का 1/4, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, और ये जो 5 साल होंगे ये 4 ईयर्स 9 मंथ मोर। ठीक है, 4 ईयर्स 9 मंथ मोर, तब ये 5 ईयर्स माने जाएंगे। 4 साल हो 9 महीने हो और उससे थोड़ा ज़्यादा हो तभी ये जो है 5 साल माने जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सर्विस ग्रेच्युटी क्या होती है, इसके लिए कम से कम 3 महीने की सर्विस चाहिए तो सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। जहाँ की हमने बात की थी कि पेंशन, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो पेंशन है वो 10 साल से कम वाले केस में मतलब नहीं दी जाती, उस केस में सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है। तो सर्विस ग्रेच्युटी के लिए भी कम से कम 3 महीने की सर्विस चाहिए। और जब सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है तो आपको पता है कि 10 साल से कम वाला केस होता है तभी ये दी जाती है, तो उस केस में पेंशन नहीं दी जाती। और ये जो सर्विस ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं, तो वही एमेलुमेंट्स इंटू एसएनपी का 1/2। ठीक है, 1/2 जो है ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, 10 साल से कम सर्विस में दी जाती है। इसके अलावा रेजिडेंटी ग्रेच्युटी क्या होती है, तो ये डाइज विद इन 5 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट।
तो जो है अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो रिटायर हुआ और रिटायरमेंट होने के 5 साल के अंदर अंदर अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे रेजिडेंटरी ग्रेच्युटी जो होती है वो यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और इसकी कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से है, जैसे उसे जो मतलब ग्रेच्युटी दी गई है पहले, मतलब जैसे वो मान लीजिए रिटायर हो गया तो उसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल गई होगी, तो उसकी मतलब जो इमोल्यूमेंट्स है उसके 12 टाइम से अगर वो ज़्यादा है तो उसे जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे कम है तो उससे थोड़ा सा पे कर दिया जाता है। इस तरीके से है रेजिडेंटरी ग्रेच्युटी का, जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा है ना, इसी तरीके से है। बट ये जो है डाइस केस में दी जाती है रेजिडेंटरी ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी क्या होती है, ये जो है डेथ इन सर्विस, जब सर्विस पे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये जो है डेथ ग्रेच्युटी दी जाती है। मैक्सिमम फॉर 25 लाख इसकी लिमिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेथ ग्रेच्युटी 25 लाख तक दी जा सकती है, और इसे भी जब कैलकुलेशन करते हैं तो नेक्स्ट हायर रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो डेथ ग्रेच्युटी ये दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रेच्युटी की भी बात करेंगे, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर पेंशन की बात की, एडिशनल पेंशन, इसी तरीके से ग्रेच्युटी की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी क्वालिफाइंग सर्विस पर कितनी ग्रेच्युटी मिलती है, मतलब डेथ ग्रेच्युटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की सर्विस 0 से लेके 1 लेस देन है, ठीक है, तो क्या है 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है, ये लेस देन लिखा हुआ है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगर किसी की सर्विस जो है 1 साल से कम है तो उसे 2 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स मिलेगी, जो भी उसका जो इमोल्यूमेंट्स निकल के आता है उसका 2 टाइम्स जो है ग्रेच्युटी दे दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी की सर्विस जो है 1 साल से 5 साल के बीच में है और उसकी डेथ हो जाती है, मतलब 1 साल से ज़्यादा है और लेस देन 5 है, ये लेस देन जरूर याद रखिएगा, लेस देन 5 ईयर है तो उसकी 6 टाइम ऑफ इमोल्यूमेंट्स उसे ग्रेच्युटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर किसी की सर्विस जो है 5 साल से ज़्यादा है बट 11 साल से कम है, उसकी सर्विस 11 साल से कम हुई है, तो उसको जो है 12 गुना 12 टाइम्स इमोल्यूमेंट्स का जो है उसे ग्रेच्युटी दी जाएगी। उसके अलावा अगर किसी की सर्विस जो है 11 साल से ज़्यादा बट लेस देन 20 ईयर्स है, तो उसको 20 गुना जो है इमोल्यूमेंट्स का वो डेथ ग्रेच्युटी दी जाएगी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो मतलब सर्विस है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है, तो उसका जो इमोल्यूमेंट्स एंड इनटू SMP जो सर्विस ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। आप देख सकते हैं ये सर्विस ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स ही इसे दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मैक्सिमम 33 टाइम्स। इसके अलावा नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो डेथ एंड रिटायर्ड ग्रेच्युटी कौन कौन लेगा, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो नॉमिनेशन में हमें याद रखना है कि यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई जाती हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो कैटेगरी 1 में जो होता है वो कौन कौन होता है, स्पाउस जो उसकी होती है, इंक्लूडिंग ज्वाइंट इंक्लूडिंग इसे क्या बोलते हैं जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस जो होती है वो भी इसमें शामिल है। तो पहले स्पाउस आती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसके बाद में सन, चाहे वो स्टेप हो या वो अडॉप्टेड हो, चाहे उसने गोद लिया हो चाहे वो सौतेला हो, वो सन आएगा। डॉटर जो कि अनमैरिड, स्टेप एंड अडॉप्ट, ठीक है, मतलब कुंवारी जो लड़की है जिसने शादी नहीं की हो, स्टेप हो या अडॉप्ट हो, ये सब डॉटर में है। और विडो या डिवोर्स डॉटर, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। तो पहली जो कैटेगरी पहले इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जब दी जाएगी तो पहले प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो इन्हें दी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। तो उसके अलावा कैसे स्पाउस को दी जा सकती है, सन को दी जा सकती है, डॉटर को दी जा सकती है। अगर सपोज ये लोग भी नहीं हैं तो सेकंड जो कैटेगरी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं एंड सिस्टर हैं, तो इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अब ग्रेच्युटी का भी याद रखिएगा। इफ़ नेचुरल गार्डन नहीं, मतलब ये जो इसके मतलब गार्जियन हैं, नेचुरल जो गार्जियन है, मान लीजिए ये नहीं है, ना तो फर्स्ट कैटेगरी में कोई है उसकी फैमिली में, ना सेकंड कैटेगरी में है, तो भी जो कोई फर्निश्ड गार्डन जो मतलब ये भी गार्जियनशिप जो वाला एक सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो जो देता है कि दावा ठोकता है कि हम इसके गार्जियंस हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट वगैरह जो देता है, तो उस कंडीशन पे विदाउट सर्टिफिकेट तो सिर्फ 10,000 रुपये तक की ही ग्रेच्युटी से प्रोवाइड की जा सकती है, और जो कि 20% भी होता है, 20% तक और 10,000 रुपये तक का मतलब प्रोवाइड की जा सकती है, और 80% जो उसकी ग्रेच्युटी जो है वो विद सर्टिफिकेट दी जा सकती है, ठीक है। ऐसा ही सेम केस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में भी यही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं हम DNS रिलीफ के बारे में। DNS रिलीफ क्या होता है, DNS रिलीफ आपने जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर 9 है, शायद चैप्टर 9 में बताया गया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, चैप्टर 9 है ये DNS रिलीफ के बारे में। तो ये DNS रिलीफ है
जो कि पेंशन पर मिलता है। जैसे मैंने बताया सैलरी जो होती है, सैलरी पर डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंसेस, ठीक है, डीए मिलता है। बट इस केस में क्या है, डीएनएस रिलीफ किस पे मिलता है, पेंशन पे मिलता है, जो कि डीए मतलब डीएनएस जो अलाउंसेस होता है उसी के परसेंट के समान होता है। जैसे अभी 58% डीएनएस अलाउंसेस चल रहा है, तो ये डीआर भी 58 ही परसेंट अभी चल रहा है, ठीक है, जो कि बेसिक पेंशन पर काउंट होता है, ठीक है। अगर किसी की मान लीजिए बेसिक पेंशन 18,000 है, तो उसका जो है 58% और इसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डीएनएस एस पी रिलीफ पे, जो कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन पर दिया जाता है, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा। अगर कोई मान लीजिए रीएम्प्लॉयड होने के बाद, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायरमेंट हो गया, वो रीएम्प्लॉयड हो गया उसके बाद में, तो अगर मान लीजिए सैलरी में उसे डीए मिल रहा है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अभी मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में था, अब वो हो गया रिटायर, अब रिटायर जब हो गया तो उसे पेंशन मिलेगी, और पेंशन में दोस्तों क्या मिलेगा, डीएनएस रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब वो क्या करता है, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा से नई जॉब ले लेता है। वो न्यू जॉब में भी क्या करता है, सैलरी भी ले रहा है, और सैलरी पर क्या ले रहा है, डीए भी ले रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सैलरी पर उसे डीए मिलेगा तो उसे डीआर पेंशन पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन, ये ध्यान रखिए, ग्रुप बी सी डी पोस्ट पर अगर कोई था, ठीक है, ग्रुप बी पर था या सी पर था या डी पर था, और मिनिमम लेवल पर उसने रीएम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया है, मतलब जो रीएम्प्लॉयड हुआ है वो मिनिमम लेवल पर हुआ है, तो वो ले सकता है, ठीक है। अच्छा, पेंशन में आप देखिएगा, पेंशन केस में क्या है, तो पेंशन केस में स्पाउस के लिए पेंशन दी जाएगी, ठीक है। स्पाउस नहीं तो फिर सन के लिए या फिर डॉटर्स के लिए भी यहाँ पर जो है पेंशन की है, यहाँ पर दी गई है। लेकिन सन के लिए पेंशन कब तक दी जा सकती है, या तो शादी तक दी जा सकती है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है। पेंशन केस में बताया गया है कि स्पाउस के लिए पेंशन दी जाएगी, ठीक है, नहीं स्पाउस नहीं तो सन के लिए दी जाएगी, सन नहीं तो डॉटर के लिए दी जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि सन को कब तक पेंशन मिलेगी, तो उसकी शादी तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मिलेगी, या जब तक वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करने लगता है, मतलब खुद वो एक रोज़गार नहीं करने लगता है, तब तक उसे दी जाएगी, या 25 साल तक, जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, 25 साल तक, या एम्प्लॉयमेंट तक, या शादी तक उसे पेंशन दी जाएगी। फिर डॉटर्स को कब तक दी जा सकती है, डॉटर को सिर्फ शादी तक और एम्प्लॉयमेंट तक, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर मान लीजिए वो रोज़गार करने लगे, कुछ पैसे कमाने लगे, तो फिर इस केस में उसे नहीं दी जाएगी। और जिसमें मतलब नेग्लिजिबल जो अमाउंट है वो है 15। हाँ, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि पेंशन जो है स्पाउस के लिए दी जाएगी, सन को, डॉटर्स को। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो उम्र की जो बात करी गई है सिर्फ सन के लिए करी गई है कि 25 साल तक दी जाएगी। बस डॉटर केस में उम्र वाला कोई फंडा नहीं है। अगर उसने शादी नहीं करी है और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास, ठीक है, तो वो क्या करती है, अगर वो रोज़गार मतलब कोई कार्य नहीं करती है, तो वो जो है उसके लिए उम्र की बात नहीं करेगी, तो उसे पेंशन दी जाएगी ज़िंदगी भर, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट वाला आप देख रहे हैं, तो कितना रुपये कम से कम कमाते हैं ये लोग, तो ये 15,000 रुपये है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। इसके ऊपर अगर वो कमाते हैं तो फिर उस केस में उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। प्रोसेस ऑफ पेंशन की बात करते हैं, तो इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बस जल्दी ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, मेक लिस्ट ऑफ एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो 15 तारीख को हर महीने की एक लिस्ट बना लेता है, जो भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट होने वाले हैं उनको, उनकी, और वो जो लिस्ट है वो अकाउंट ऑफिसर को लास्ट डे ऑफ मंथ, जो भी मंथ का लास्ट डे है उसे वो सौंप देता है, ठीक है। और बीआरएस केस में जो क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है, विद इन 10 डेज जो है एचओडी, जैसे ही रिक्वेस्ट मिलेगी एचओडी के लिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो रिटायरमेंट होना चाहता है, तो विद इन 10 डेज जो है ये एक मतलब बनाकर लिस्ट वगैरह इसे अकाउंट ऑफिसर को सौंप देगा। और वैसे जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में हर मंथ की 15 जो डेट होती है उसको बनाता है एक लिस्ट कि कौन कौन रिटायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और जो है अकाउंट ऑफिसर को सौंप देता है वो। इसके अलावा यहाँ पर बीआरएस केस है और यहाँ सुपर एन्यूएशन केस है, ठीक है, समझिएगा। हेड ऑफ द ऑफिस क्या होता है, 1 साल पहले ही इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है, डीटी के लिए, ठीक है। 1 साल पहले क्या करता है, ये जो इन्फॉर्म कर देता है, किसके लिए ये इन्फॉर्म किया जाता है, ये इन्फॉर्म किया जाता है, क्या कहते हैं, जैसे किसी ने क्वार्टर्स वगैरह इश्यू करा लिए हैं, या फिर मान लीजिए जैसे क्वार्टर में कोई रह रहा है, तो उसको इसमें क्या करना बताना पड़ता है कि उसके लिए मतलब जो टीटी डायरेक्टर जो मतलब डायरेक्टरेट है उसके लिए बताना पड़ेगा कि मतलब जैसे उसने किसी एम्प्लॉय ने क्वार्टर इशू करा लिया है, तो उसके लिए पहले बता दिया जाता है हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा कि उसका रिटायरमेंट होने वाला है 1 साल बाद। तो कोई नोटिस वगैरह हो या कोई मतलब जो भी इसको नोटिस सर्टिफिकेट हो वो आप दीजिए, कोई ड्यूज वगैरह हो तो वो आप बताइए, ठीक है। तो 1 साल पहले बता दिया जाता है उसे, और वो विद इन 4 मंथ जो डायरेक्टरेट है वो विद इन 4 मंथ रिप्लाई कर देता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 10% ग्रेच्युटी होल्ड कर ली जाती है,
और अगर मान लीजिए कुछ ड्यूज़ रह गया हो जो कि 10% ग्रेच्युटी से भी पूरा ना हो रहा हो, तो वो जो है डीआर से कवर कर लिए जाएंगे, जो कि डीआरनेस रिलीफ है उससे कवर कर लिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ ना सकता है कि 10% ग्रेच्युटी से भी जो है ड्यूज़ कवर ना किए जा रहे हों, तो वो डीएनएस रिलीफ से कवर किए जा सकते हैं, जो कि मतलब डायरेक्टरेट ने, और जो मतलब कितने परसेंट ग्रेच्युटी होल्ड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टरेट के द्वारा अगर पॉसिबल ना हो कि वो नो ड्यू सर्टिफिकेट दे सके विद इन 4 मंथ जो भी है, तो ये 10% ग्रेच्युटी होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इसके बाद में फिर 8 महीने बचे, बिफोर 8 मंथ ऑफ जो होता है, बिफोर 8 मंथ उसका इमोल्यूमेंट्स चेक कर लिया जाता है कि उसका कितना इमोल्यूमेंट्स बन रहा है, ठीक है। आपको पता है जैसे कि इमोल्यूमेंट्स के बेसिस पर ही ग्रेच्युटी या पेंशन वगैरह ये काउंट होती है। तो इमोल्यूमेंट्स चेक कर लिया जाता है और एम्प्लॉय को बता देते हैं कि भाई इतना इतना आपका इमोल्यूमेंट्स बना है। तो एम्प्लॉय के पास जो है 2 महीने होते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उसे लगता है कि कुछ गलत इमोल्यूमेंट्स मेरा बना है, तो वो विद इन 2 मंथ यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और बट डेथ केस में क्या होता है, ये मतलब 1 मंथ में ही ये सब कार्यक्रम करना होता है, जो एलिमेंट्स वगैरह चेक करने का। और बेरस केस में जो है 45 दिन में ही करना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है पेंशन फॉर्म के लिए भरता है बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा ये भरा जाएगा बिफोर 6 मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। इसके बिफोर 6 मंथ ना, उसके रिटायरमेंट होने के 6 महीने पहले उसे जो है ये फॉर्म भरना होता है, जो कि भविष्य पोर्टल पर भरा जाता है। और ये भविष्य पोर्टल जो है 1 जनवरी 2017 में ये आया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख समझ सकते हैं कि हेड ऑफ़ द ऑफिस जो है वो अकाउंट ऑफिसर को 4 मंथ बिफोर जो है रिटायरमेंट का जानकारी इसका दे देगा, कि क्योंकि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आप पूरा एक मतलब टाइम लिमिट समझिए। 1 साल पहले उसने जब मतलब रिटायरमेंट के काम शुरू किए, उसने मतलब जो भी हेड ऑफ़ द ऑफिस है उसने स्टार्टिंग किया कि हाँ वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर को टीए को दे देते हैं। मतलब उसने क्वार्टर वगैरह ले रखा है, वहाँ कोई ड्यूज वगैरह तो नहीं है पता लगाने के लिए। 1 साल पहले, ठीक है, इसने 4 महीने ले लिए। उसके अलावा बचे कितने, 8 महीने। 8 महीने में उसने क्या किया, 8 महीने पे इम्प्लीमेंट्स चेक कर लिया और 2 महीने दे दिए एम्प्लॉय के लिए, रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर बचे कितने, 6 महीने। बिफोर 6 मंथ पेंशनर जो भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने पेंशन फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब उसके 2 महीने बाद मतलब बिफोर 4 मंथ, जब 4 महीने रह जाते हैं, तो उसे जो है हेड ऑफ द ऑफिस जो है अकाउंट ऑफिसर को दे देता है। और अकाउंट ऑफिसर जो होता है यहाँ पर जो है पीईओ को भेज देता है, जो कि प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस जो होता है उसके लिए भेज देता है 2 मंथ बिफोर। और जो पीईओ जो होता है वो पीडीए के लिए, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो है उसके लिए भेज देता है। और ये जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो है विद इन 21 डेज में वो जो है सारा प्रोसेस कर देती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद इन 21 डेज में जो है ये सारी प्रोसेस कर दिया जाता है। फिर अब डिले पेमेंट पर क्या होता है, मान लीजिए पेमेंट डिले हो गया तो क्या किया जाए, तो उसे रेट जो है जीपीएफ रेट पर उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट डिसाइड कौन करेगा, ये सेक्रेटरी के द्वारा ये डिसाइड होगा। और डिसाइड करने के विद इन 2 मंथ जो है सेक्रेटरी ने डिसाइड कर दिया, उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसे इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जीपीएफ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट जो है इसको मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जीपीएफ रेट के हिसाब से, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक केस बनता है कि पेंशनर मिसिंग है, तो उस केस में क्या होगा, तो पेंशनर मिसिंग वाला केस है, थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेंशनर मिसिंग मान लीजिए हो जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट होने को मान लीजिए वो पेंशनर क्या है मिसिंग, मतलब उसको क्या है मिसिंग हो गया, मिल नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो 6 मंथ आफ्टर एफआईआर, जब एफआईआर करी गई है, कि जब भी घर वालों ने एफआईआर की कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग है, तो उसको एफआईआर करने के 6 महीने बाद में क्या होता है, अप्लाई ऑनलाइन, मतलब ये जो है अप्लाई एप्लीकेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। विद इन 3 मंथ जो है रिजॉल्व करेगा डिपार्टमेंट, और जो है जो भी कोई उसके बाद जो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होगा उसे पेंशन दे दी जाएगी। और एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लिया जाता है, जो कि कुछ नहीं है, ये कि पेंशन वगैरह दोबारा मिल जाता है, तो इस तरीके से वो भरवाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 मंथ के आफ्टर एफआईआर जो है मतलब एफआईआर करने के 6 महीने के बाद में ही वो जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। अगर पेंशनर मिसिंग है तो डिपार्टमेंट 3 महीने में ही वो कोई रिजॉल्व करके उसे दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडेमनिटी बॉन्ड है ये भरवाया जाता है कि इसमें अगर वो 7 साल से पहले मिल गया, तो इस तरीके से अगर 7 साल तक नहीं मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे पूरी तरीके से मान लिया जाता है कि वो नहीं मिलेगा। और उसके लिए फिर जो है जो पेंशनर की जो भी कोई नेक्स्ट पेंशनर है उसके लिए दे दी जाती है पेंशन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या है पेंशन रूल्स के बारे में जो भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखिएगा कि अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कुछ लोग यहाँ पर पूछे थे कि इतना सफिशिएंट है,
तो सफिशिएंट तो देखिए स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट हम पढ़ सकते हैं, और अगर रूल्स की बेसिस देखेंगे तो पीडीएफ बहुत बड़ी है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सारे पढ़ने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी पेंशन रूल 2021, वहाँ से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। बट इतना मतलब क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। अगर आप एडवांस फील्ड पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन के लिए मैंने आपको और वीडियोज़ में बता ही दिया है, जो कि मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई है कि आपको कहाँ कहाँ से कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर नहीं करें तो आप ये व्हाट्सएप के चैनल का मैं जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं सारी पीडीएफ उस पर जो है शेयर कर दूँगा, ऑल पीडीएफ, ठीक है। ऑल पीडीएफ मैं उस पर शेयर करूँगा, तो सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जीएफआर पढ़ेंगे, और उससे पहले आपके पास वीडियो जो आएगी पेंशन रूल की भी एक आएगी। उसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसकी जो है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कम्यूटेशन पेंशन क्या है, ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और कुछ पॉइंट्स जो कि जहाँ से आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत स्मॉल वीडियो होगा नेक्स्ट वाला, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों।